नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं ज्ञानव्यापी में हो रही कार्बन डेटिंग से जुड़े हुए मुद्दे के बारे में। ज्ञानव्यापी में हाल ही में जो वहां की लोकल कोर्ट है, वहां की जो वाराणसी जिला अदालत है, जिला एवं सत्र न्यायालय, उसने वहां पर एक मंजूरी दी है किस चीज के लिए, कार्बन डेटिंग की। अब ये लेक्चर हम क्यों पढ़ रहे हैं या किस लिए जरूरी हो जाता है, तो ये इसलिए भी जरूरी है कि हम यहाँ पर आज समझेंगे कि भाई कार्बन डेटिंग से इसका कोई हल निकल पाएगा या इसकी जगह कोई दूसरी टेक्निक भी होती है या नहीं होती है, और कार्बन डेटिंग से ऐसा होता क्या है कि जिससे किसी चीज की उम्र निकाल ली जाती है। तो वही चीज जो है यहाँ पर जो हिंदू पक्ष ने जिसे शिवलिंग माना है, उसी के लिए कोर्ट ने मंजूरी दी है। साथ साथ दूसरे पक्षों को भी नोटिस जारी किया है, क्या वो इससे सहमत है, क्या यहाँ पे कार्बन डेटिंग करवानी चाहिए। और साथ साथ हम जितने स्टूडेंट्स हैं उनको ये समझना है कि भाई कार्बन डेटिंग से होता क्या है, क्या कार्बन डेटिंग यहाँ वैलिड है, जो ये चीज उठाई गई है तो इससे क्या कुछ फायदा मिलेगा या इसके लिए हमें कोई दूसरी टेक्निक पे जाना पड़ेगा। तो इस चीज को भी समझते हैं, क्योंकि जिससे डेटिंग निकाली जाती है, डेटिंग का मतलब कि किसी भी चीज की उम्र निकाली जाती है, उस पर जो है ये बातचीत हो रही है। और हम जो बात कर रहे हैं वो किससे जुड़ी हुई बात कर रहे हैं, ज्ञानव्यापी। अब ज्ञानव्यापी का अगर मुद्दा अगर हम देखें तो ज्ञानव्यापी जो है ये मुद्दा कब से उठा हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास जानते हुए फिर कार्बन डेटिंग पर आते हैं। तो ये बताया जाता है कि ये एक किताब थी, इस किताब का नाम था यासीर ए आलमगीरी। यासीर ए आलमगीरी की अगर हम बात करें तो यासीर ए आलमगीरी जो लिखी थी वो किसने लिखी थी, शाकिब खान ने। और शाकिब खान ने यह बताया था कि औरंगजेब ने 1669 में, अगर हम औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब एक मुगल शासक हुआ जिसने 1658 से 1707 तक शासन किया। तो अकबर के बराबर ही इसने भी 49 साल शासन किया था। तो इसी के दरबार में ये शाकिब खान ने एक पुस्तक लिखी जिसको यासीर ए आलमगीरी कहा जाता है। और यासीर ए आलमगीरी में कहा कि जो औरंगजेब था, औरंगजेब का ही एक राज्यपाल था, एक गवर्नर था, एक सूबेदार था जिसका नाम था अबुल हसन। अबुल हसन ने एक विश्वेश्वर महादेव मंदिर को तोड़कर जो है ये मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसको ज्ञानव्यापी कहा जा रहा है। तो ये तो इसकी एक किताब को भी बार बार जिक्र होता रहता है। लेकिन ये मुद्दा कैसे चर्चाओं में आया, तो 1991 में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, इस काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों ने जो वाराणसी की जो जिला एवं सत्र न्यायालय है, जो वहां की सिविल कोर्ट है, वहां पर याचिका दायर करी कि भाई ये जो प्रांगण है ये एक मंदिर है जिसको तोड़ दिया गया था और मस्जिद बना दी गई थी, तो यहां पर हमें पूजा करने की अनुमति दी। तब से ये जो है मामला काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा और अभी 2022 तक ये पूरा का मामला खिंच रहा है। तो आपने देखा है टीवियों पर कई डिबेट्स हो रही हैं, कई तरह के न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे हैं, लेकिन अभी जो इस पे रीसेंट डेवलपमेंट है आज हम उसकी बात करने वाले हैं। बाकी चीजें आप लोगों को पता है, थोड़ा सा ब्रीफ हमने वही चीज ली है। तो ये जो है यहाँ के जो पुजारी थे वो कहाँ पहुंच गए थे, वो 1991 से ये मामला चला आ रहा था, अभी तक किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचे। अभी जो इसमें रीसेंट डेवलपमेंट है वो एक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, कार्बन डेटिंग का। तो आज हम लोग जो है इस शब्द को समझेंगे, क्या कार्बन डेटिंग ये शब्द सही इस्तेमाल किया गया है किसी भी पक्ष के द्वारा, या कार्बन डेटिंग के द्वारा ये चीजें निकाली जा सकती हैं, या फिर इसको जस्ट एक टर्म है, या इस मामले के बारे में लोग वाकई सचेत हैं कि नहीं है कि इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया। तो हम बहुत अच्छे से इसको समझ लेंगे कि भाई कार्बन डेटिंग होती क्या है, इस डेटिंग टेक्निक से क्या एज निकाली जाती है, किसकी एज निकाली जाती है, और ये केस जो है मंदिर पे अप्लाई होगा। ये मंदिर या मस्जिद जो भी है, हिंदू पक्ष का कहना है कि वो शिवलिंग है, बाकी पक्षों का कहना है कि वो जो है वो एक फव्वारा है। तो ये आपने सुना ही है, काफी ज्यादा मामला चल रहा है। तो क्या इसमें ये कार्बन डेटिंग टेक्निक कारगर है या नहीं है, इस पर हम आखिरी में पहुंचेंगे। तो देखते हैं। तो इसके अलावा अभी जो हाल ही में इस पे अपडेट आया है वो क्या आया है, तो वाराणसी की एक जिला अदालत ने गुरुवार को 22 सितंबर को ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर की संरचना कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका की अनुमति दी कि यहां पर हम कार्बन डेटिंग करवा सकते हैं, जिसे हिंदू पक्ष ने क्या बोला है, शिवलिंग होने का दावा किया है। और कोर्ट ने अन्य पक्षों को नोटिस जारी करके यह जानना भी चाहा है क्या उन्हें कार्बन डेटिंग से कोई आपत्ति है या नहीं। अब मुद्दा आता है कार्बन डेटिंग पर। अब कार्बन डेटिंग समझने के लिए कुछ चीजें आपको समझने आनी चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए, जिसको रेडियो सक्रियता कहा जाता है।
तो मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा जिससे आपको ये चीज समझने आ जाए और आप इस केस में खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि क्या ये चीज सही हो पाएगी इससे या नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहली बात करते हैं रेडियो सक्रियता की। रेडियो सक्रियता के बारे में हमको सबसे पहली बात जो बताया वो किसने बताया? तो इसमें जो है हेनरी बेक्यूरेल का नाम आता है। हेनरी बेक्यूरेल आए, फिर मैडम क्यूरी, रॉबर्ट पियरे, इन तीनों को नोबेल प्राइज भी मिला था रेडियो सक्रियता से। अब ये रेडियो सक्रियता क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं हमारे संसार में, हमारे वर्ल्ड में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? तो हर एक जो एलिमेंट है, हर तत्व है, चाहे कोई कार्बन की बात करे, कोई नाइट्रोजन की बात करे, हाइड्रोजन की बात करे, तो केमिस्ट्री में आपने इन सारे चीजों के नाम सुने होंगे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये आम चीजें आपने सुनी हुई है। तो जब आप केमिस्ट्री में इन चीजों को पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि यहां पर आप बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं। जॉन डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं, इसके अलावा नील बोर्स का एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं, रदरफोर्ड का पढ़ते हैं, जे थॉमसन का मॉडल पढ़ते हैं। तो एक जो आप कंक्लूजन जो आप लोगों को पता है कि भाई किसी भी तत्व के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके केंद्रक में होते हैं, उसके न्यूक्लियस में होते हैं। तो ये जो है यहीं से हमारा पूरा मामला जुड़ा रहेगा। तो रेडियो सक्रियता के बारे में हेनरी बेक्यूरेल, मैडम क्यूरी, रॉबर्ट पियरे ने हमको ये बताया कि कई ऐसे तत्व होते हैं जिनका न्यूक्लियस जो होता है, जो उनका केंद्रक या नाभिक होता है, वो अनस्टेबल होता है। अब इस वर्ल्ड में एक चीज चलती है, अगर कोई भी चीज अनस्टेबल है, कोई भी चीज अस्थिर है, तो वो चाहती क्या है? स्थिर होना, वो स्टेबल होना चाहती है। हम कोई भी प्रयास करते हैं हमारे जीवन में, अगर हमें भूख लगी तो हम खाने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी भूख को स्टेबलाइज किया जा सके, उसको स्थिर किया जा सके। अगर हमें कोई भी काम करना है जिससे हमको पैसे मिल सके, तो हमारा जीवन यापन हो सके, तो हर व्यक्ति जो काम कर रहा है वो स्टेबिलिटी के लिए कर रहा है, स्थिरता के लिए कर रहा है। तो ये जो तत्व हैं बेचारे, ये भी किस लिए काम करते हैं? ये भी करते हैं स्टेबिलिटी के लिए। अब इनमें ही हेनरी बेक्यूरेल, मैडम क्यूरी, रॉबर्ट पियरे ने हमको कुछ बताया कि संसार में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। अब न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए, उनके नाभिक को स्टेबल स्थिर करने के लिए, वो अपने अंदर से कुछ किरणों का जो है उत्सर्जन करते हैं, मतलब कुछ रेडिएशंस रेडिएट करते हैं। कौन कौन सी? तो इससे निकलता है अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस। तो जितने रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं वो अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस को अंदर से इमिट करते हैं। आप सोच रहे होंगे इस मामले से अल्फा, बीटा, गामा का क्या रिलेशन है? तो बिल्कुल रिलेशन है, क्योंकि आपको कार्बन डेटिंग तभी समझ में आ पाएगी जब आप इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो सिर्फ 5 मिनट में हम इन सारे टॉपिक्स पर क्लैरिटी कर लेंगे, तो ध्यान से देखिए। यहां पर हम बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी पूरा मामला जुड़ा हुआ है किससे? आपका कार्बन डेटिंग से। तो देखिए, रेडियो एक्टिविटी जिसको हिंदी में कहा जाता है रेडियो सक्रियता। तो रेडियो सक्रियता के बारे में मैंने बताया, हेनरी बेक्यूरेल, मैडम क्यूरी, रॉबर्ट पियरे, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी, द स्पॉन्टेनियस एमिशन स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे इन न्यूक्लियर डिके ऑफ अनस्टेबल एटम। मतलब ऐसे नाभिक ले रहे हैं हम, ऐसे न्यूक्लियस ले रहे हैं जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल है। मान लिया जाए कि भाई आपका किसी भी एटम के अंतर्गत एक पॉजिटिव पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। इसको रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट में बताया था। और इसके बाहर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। इसके अलावा जो न्यूक्लियस होता है जिसको नाभिक कहा जाता है, इस नाभिक के अंतर्गत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां मिलते हैं? इसके न्यूक्लियस में मिलते हैं। तो किसी का भी अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो वो क्या करेगा? वो अपने अंदर से अल्फा निकालेगा, बीटा निकालेगा, गामा रेडिएशंस निकालेगा। और ये क्यों करता है? ताकि वो एटम, वो तत्व हो जाए स्थिर अवस्था में। इस चीज को कहा जाता है रेडियो सक्रियता। ऐसे जो सब्सटेंस करते हैं उनको रेडियो सक्रिय पदार्थ कहा जाता है, उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में आ जाता है प्लूटोनियम, यूरेनियम, इनको नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। तो हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। मोटा मोटा ये समझना है, ऐसे पदार्थ जिनसे ये रेडिएशंस निकलती हैं, अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस निकलती हैं, उनको रेडियो सक्रिय पदार्थ कहा जाता है, उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। और इस फिनोमेना को, इस पूरी प्रक्रिया को रेडियो सक्रियता कहा जाता है। अब इसमें 3 तरह की चीजें निकलती हैं। एक निकलता है अल्फा पार्टिकल्स, एक निकलता है बीटा पार्टिकल्स, एक निकलता है गामा पार्टिकल्स। तो ये होते क्या है? तो जब भी किसी के अंदर से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, तो अल्फा पार्टिकल निकलने से बताया जाता है कि किसी भी एटम पे, जैसे कि आप नाइट्रोजन को देखें, तो नाइट्रोजन का इस तरीके से लिखा जाता है। अब ये क्या होता है तो 2 मिनट में ध्यान से समझेंगे तो आ जाएगा आपको समझने। देखिए,
अगर हम यहाँ नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का जो ये 7 लिखा हुआ है ये बता रहा है इसका एटॉमिक नंबर, और ये 14 जो लिखा है इसका एटॉमिक मास। ध्यान से देखिए, एटॉमिक नंबर का मतलब इसका क्या है, ये परमाणु क्रमांक है, इसी को कहा जाता है परमाणु क्रमांक। और ये जो होता है इसको कहा जाता है परमाणु भार। हर एटम के अंदर, हर परमाणु के अंदर 3 चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। तो ये जो होता है नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, अगर इसका 7 एटॉमिक नंबर है तो ये बताएगा इसमें किसकी संख्या है, ये प्रोटोनों की संख्या है। इसमें कितने हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन है 7। इसके अलावा ये 14 बताता है, ये एटॉमिक मास बताता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो आपका 14 है, तो 7 तो इसमें प्रोटॉन है और 7 ही इसमें न्यूट्रॉन है। तो ये समझ में आया, किसी का भी जो परमाणु भार होता है वो हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां मिलते हैं, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिए, जब भी किसी अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो अल्फा पार्टिकल उस एटम को स्टेबल बनाने के लिए क्या करता है, तो उसके अंदर से आर आइडेंटिकल टू हीलियम न्यूक्लियाई कंटेनिंग 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब है जब भी किसी पदार्थ से अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो 2 प्रोटॉन कम कर देगा, 2 उसके अंदर न्यूट्रॉन कम कर देगा। अब ये क्यों होता है ऐसा, तो भाई आपका क्या है कि जैसे मान लिया जाए कि किसी के घर में बहुत ज्यादा कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे कीड़े निकल आए, इंसेक्ट्स हो गए, तो वो क्या करेगा, उनको बाहर निकालेगा, तब जाकर घर में सफाई होगी। तो ऐसे ही क्या हो रहा है, एक जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है। अब न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए वो अंदर से चीजें निकालना चाहता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब निकालेगा तो क्या निकलेगा, अल्फा पार्टिकल निकलेगा। अल्फा पार्टिकल हूबहू किसके जैसे दिखेगा, हीलियम के जैसे। क्यों मैं बोल रहा हूं हीलियम के जैसे, क्योंकि अगर आप हीलियम को देखेंगे तो हीलियम का ये होता है 2 और 4, तो 2 का मतलब यहां से प्रोटॉन हो गया, और ये जो 2 है 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। अगर 2 प्रोटॉन निकल जाएं, 2 न्यूट्रॉन निकल जाएं, तो वो हूबहू किसके बराबर हुआ, न्यूक्लियस हीलियम के। तो इससे जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो हीलियम निकल जाता है, मतलब 2 प्रोटॉन कम हो जाना, 2 न्यूट्रॉन कम हो जाना। जब बीटा निकलता है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एक हैवी इलेक्ट्रॉन निकलता है। और जब गामा निकलता है तो ये फोटोन के बराबर होता है। फोटोन का मतलब होता है ये लाइट के पैकेट्स होते हैं। तो एक रेडियो सक्रिय पदार्थ अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, अल्फा निकालेगा, बीटा निकालेगा, गामा निकालेगा। अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस अगर उसने निकाल दिए तो वो क्या होगा, धीरे धीरे अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, अपने आप को स्थिर अवस्था में लाएगा। तो जितना भी संसार में बताए जाते हैं, जितने रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, वो अपने आप को स्टेबल करने के बाद किस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो लेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, शीशा में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको मना किया जाता है किसी भी तरीके से कोई शीशे का पदार्थ इस्तेमाल ना करें। शीशे का मतलब लेड। लेड आपका बैटरियों में इस्तेमाल होता है। इसको अगर आप खाना खाने के बर्तनों में इस्तेमाल करेंगे तो आपको कैंसर जैसे रोग हो जाएंगे, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन। इसमें अगर हम मैडम क्यूरी की बात करें, मैडम क्यूरी ने आपका बहुत सारी रिसर्चेस बाद में भी करी, इसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा। रॉबर्ट पियरे का भी बहुत बड़ा रोल रहा। इन लोगों ने ये सारे फिनोमिनास तो हमें बताए। बाद में इनकी डेथ के रीजंस अगर देखेंगे तो इनकी बॉडी में भी कैंसर हो गया था। तो ये रेडिएशंस हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो इसका एक्सपोजर हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है तो उससे क्या निकलेगा, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलेगा। क्यों निकलेगा, न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए, नाभिक को स्टेबल करने के लिए। अब इसका संबंध कार्बन डेटिंग से कैसे है तो समझेंगे, इसको जुड़ा हुआ है बहुत ज्यादा मामला। अब देखिए, कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है तो इससे जब अल्फा निकला तो क्या निकला, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकला। अब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन किस में होंगे, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये हीलियम जैसा दिखेगा। इसके अलावा जब आपका बीटा निकलेगा तो एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और इससे हाई एनर्जी फोटोन का मतलब ये गामा रेडिएशंस को इमिट कर देगा। तो ये 3 तरह की चीजें हर जो है रेडियो सक्रिय पदार्थ के साथ होती है। अब इसी का फायदा उठाया जाता है कार्बन डेटिंग में। कैसे, तो समझिए ध्यान से। देखिए, कार्बन डेटिंग में क्या होता है कि हम लेते हैं कि हम सारे जीव जो हैं, जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव हैं
इन जीवों के अंदर क्या होता है, हमने जैसे कि भोजन खाया तो प्लांट्स को ही तो खाते हैं हम, मतलब हम गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो ये प्लांट्स के ही तो प्रोडक्ट है। हम सब्जियां खा रहे हैं, ये प्लांट से ही प्रोडक्ट है। तो अगर हमने कार्बोहाइड्रेट खाया तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आया। हमने प्रोटीन खाया तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आया। हमने ग्लूकोज लिया तो C6H12O6 आया। तो सब चीजों में कार्बन तो मिलता ही है हमको, किससे? प्लांट से। तो सब चीजों के अंदर कार्बन देखने मिलता है। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में कार्बन भी आता है, जिस कार्बन का एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 12 होता है। इसी का एक समस्थानिक होता है जिसको कहा जाता है कार्बन 14। कार्बन 14 का एक समस्थानिक जिसको आइसोटोप्स कहा जाता है। तो होता यह है कि कई जो न्यूक्लियस होता है, जैसे यहां का न्यूक्लियस स्टेबल है, लेकिन जो आपके आइसोटोप्स होते हैं उनमें थोड़ा अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है। देखा जाए तो यहां पे क्या है, इसमें है 12। अगर यहां पे 12 है तो मतलब इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 क्या है, 6 प्रोटॉन हो गए, 6 न्यूट्रॉन हो गए। लेकिन कार्बन 14 की बात करें तो 6 प्रोटॉन हो जाते हैं इसमें, इसके अलावा 8 जो है इसमें न्यूट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम है, तो ये थोड़ा सा क्या होता है कि ये आइसोटोप्स कहलाते हैं। ऐसे यूरेनियम के भी कई आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के कई आइसोटोप पढ़े होंगे आपने, हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है। तो सारे पदार्थों में क्या होता है, कोई ना कोई उनके आइसोटोप्स हो सकते हैं, कुछ ना कुछ पदार्थों के होते हैं। जैसे यूरेनियम का मैंने आपको बताया U235 होता है, U238 होता है, हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, कार्बन का भी कार्बन 14 है। तो ये जो डेटिंग टेक्निक्स होती है इसमें हम क्या देखते हैं, कार्बन का इस्तेमाल करके देखते हैं। अब होता क्या है, इसको समझने के लिए इतना समझिए कि भाई होता क्या है कि भाई एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, जैसे मैंने बताया, उनको कार्बन मिल जाता है। प्लांट्स के अंदर ऑलरेडी कार्बन होता है, प्लांट्स टेक इन CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड खुद ही लेता है। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द सेम रेशियो ऑफ कार्बन 12 टू कार्बन 14 फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। अब क्या होता है, जब हमने कार्बन लिया तो हमारी बॉडी में कार्बन के दोनों ही तत्व आते हैं, कार्बन 12 भी आता है, कार्बन 14 भी आता है। लेकिन क्या होता है, जब किसी जीव की मृत्यु हो जाती है, चाहे कोई जीव हो चाहे प्लांट्स हो, तो इन प्लांट्स की एज निकालने के लिए हमारे पास एक तकनीक है। इस तकनीक को कहा जाता है कार्बन डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग करता क्या है, तो ध्यान से समझिए। कार्बन डेटिंग, जैसे ही किसी की बॉडी में मृत्यु हुई तो होता यह है कि उसके अंदर अब कार्बन का कोई भी तरह से मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मतलब कोई उपापचय पद्धति नहीं होगी। अब तो जीवित जीव जो था वो मर गया है, तो अब जो उसका कार्बन बॉडी में रह गया है बस उतना ही सीमित रहेगा। अब कार्बन जो उसके अंदर सीमित रहा है, एटमॉस्फेयर में तो कार्बन है अभी भी, और वो जीव जो है अब उसका तो लाइफ प्रोसेस रुक गया है, वो तो मृत हो गया है। तो उसकी बॉडी में क्या होने लगेगा, जो कार्बन 14 है वो कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव जैसा काम करेगा, और उसके अंदर से भी क्या निकलेगा, उसके अंदर से भी अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकलते रहेंगे। कब तक, जब तक उसकी बॉडी स्टेबल ना हो। तो ये जो होता है, हम रेशो निकालते हैं कि बाहर का कार्बन देखा और अंदर का कार्बन देखा, इनमें क्या क्या अंतर आता जा रहा है। तो उस अंतर को जब निकाला जाता है तो उससे पता कर लिया जाती है उम्र। जैसे कि कार्बन की जो हाफ एज होती है, कि जैसी कोई की मृत्यु हुई, चाहे वो प्लांट्स हो, जैसे हमें किसी भी पुराने से पुराने अगर हमें कहीं पे फॉसिल्स मिल रहे हैं, कहीं पर जीवाश्म मिल रहे हैं किसी पौधे के, किसी व्यक्ति के, डायनासोर्स के, तो हम उसकी एज कैसे निकाल पा रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग में अभी तो पूरी बॉडी में कार्बन 14 उतना ही है, लेकिन जैसे जैसे आपका लगभग 5730 साल जब हो जाते हैं तो ये जो कार्बन है 14, मतलब इससे क्या निकल रहा होगा, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकल रहे होंगे, और ये 50% तक हो जाता है। इसको हाफ साइकिल कहा जाता है। 11,460 साल में ये 25% ही बचता है, 12.5% 17,190 साल में होता है। तो कार्बन डेटिंग तकनीक जो है 50,000 से 60,000 साल पुरानी किसी की उम्र निकालनी है तो उसके लिए बहुत कारगर होती है। और किसके लिए होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जीवों के लिए बहुत ज्यादा कारगर होती है। तो इस तकनीक से जो है हम निकाल सकते हैं 50-60 हजार साल पुराने किसी जीव का इतिहास क्या है, और ऐसे ही इतिहास में ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। तो क्या है कि भाई नॉर्मल कार्बन से आपका कार्बन 14 जो है वो कैसा, एक रेडियो सक्रिय जैसा, एक रेडियो एक्टिव जैसा होगा, तो इससे अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकलते रहेंगे। तो इसका रेशो देख लिया जाएगा कि भाई कार्बन 12 से कार्बन 14 में कितना अंतर आता जा रहा है, और इस अंतर को निकाल लिया तो किसी की भी एज निकाल ली जाती है। इससे बता दिया जाता है कि भाई ये इतने टाइम पहले, जैसे आपने देखा होगा फॉरेंसिक वाले भी इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। कई लोगों
जैसे कोई डेड बॉडी मिली तो पता कर लेते हैं कि 7 दिन पहले ये डेड बॉडी, जो 7 दिन पहले इसकी डेथ हो चुकी है। तो ये सारी चीजें कैसे इस्तेमाल की जाती है? कार्बन डेटिंग से इस्तेमाल की जाती है। तो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल पौधों में, मतलब प्लांट्स में, मतलब बॉटनी से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, और एनिमल्स मतलब जूलॉजी से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वहां पे अप्लाई होता है। अब बात हो रही है ज्ञानवापी की। अब ज्ञानवापी में अगर कार्बन डेटिंग की बात की जाए तो क्या वहां पर जो शिवलिंग मान रहा है हिंदू पक्ष, जो बाकी लोग मस्जिद का एक हिस्सा मान रहे हैं, तो क्या उस पर अप्लाई हो सकता है कार्बन डेटिंग? ये जो चीज उठाई गई है, तो कार्बन डेटिंग जीवों पर अप्लाई होता है, ना कि किसी निर्जीव पर। तो क्या निर्जीवों पर पूरी तरह से अब ये फेल हो जाएगा? तो नहीं। कार्बन डेटिंग इनडायरेक्टली, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से किसी निर्जीव पर भी लागू हो सकता है। कैसे? तो बताया जाता है कि जैसे ग्लेशियर्स हैं, अब ग्लेशियर जो होते हैं, बड़े बड़े हिमनद होते हैं, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फंसी रह जाती है, जो बाहर के कार्बन से संपर्क में नहीं होती है, तो धीरे धीरे उसमें भी क्षय होने लगता है, उसका भी डिके होने लगता है, तो उससे एज निकाल ली जाती है। तो क्या ज्ञानवापी के अंदर कोई हिमनद है? तो फिर ये केस भी नहीं है। दूसरी चीज है कि ज्ञानवापी के अंदर उस जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के नीचे कोई पौधा दबा रह गया हो, कोई कीड़ा मर गया हो, या उसके जीवाश्म वहां पर हो, तो उनसे कार्बन निकालकर बात की जा सकती है। अब आप सोचेंगे क्या यह पॉसिबल है कि उस शिवलिंग को, अगर जो माना जा रहा है हिंदू पक्ष के द्वारा, उसको उखाड़ा जाए और वहां पर उस चीज को देखा जाए? तो यह व्यवहारिक रूप से तो कहीं से भी उचित नहीं होगा, ना उस चीज पर ऐसी कोई कार्रवाई कहीं से भी, कोई भी कोर्ट भी नहीं लिखकर दे सकती है। तो क्या कार्बन डेटिंग को वहां पर इस्तेमाल करना क्या किसी भी तरीके से साइंटिफिक टेम्परामेंट से, मतलब एक वैज्ञानिक सोच के जरिए, क्या सही लगता है आप लोगों को? तो आप लोग कहेंगे कि सर आप ही बता रहे हैं कि कार्बन डेटिंग तो लिविंग बींग्स पे अप्लाई होता है। अब हमें किसी भी, अगर स्टोन है, रॉक्स है, या ऐसी चीज है, इसमें जो है कोई तरीके से अगर हमें उम्र निकालनी है, तो हम क्या कार्बन डेटिंग इस्तेमाल करेंगे और ये टेक्निक से हम कोई कोर्ट का कोई डिसीजन पहुंच पाएगा? तो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करके तो नहीं पहुंचा जा सकता। इसकी जगह एक दूसरी टेक्निक होती है जिसको कहा जाता है यूरेनियम डेटिंग। याद रखिए, हम हमारी जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें स्टोन एज पढ़ते हैं, पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, जो पाषाण काल है उसमें नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये सारी एज में हमने पढ़ा कि मेगालिथिक कल्चर था, हमारे यहाँ माइक्रोलिथ कल्चर था। हम छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, हम बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, हम ब्लेड्स का इस्तेमाल करते थे, हम जो है जो एक एक्स जिसको कहा जाता है हैंड एक्स का इस्तेमाल करते थे, हाथ की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते थे, और उनकी एज भी निकाली है। तो भाई ये हमने कैसे निकाली होगी? किसी ना किसी चीज से निकाली होगी। तो ये जो टेक्निक है कार्बन डेटिंग नहीं कहलाती, उसको कहा जाता है यूरेनियम डेटिंग। तो यूरेनियम डेटिंग जो होता है, मतलब अगर आप कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वो डिके ऑफ लाइफ के हिसाब से ऐसा बता देता है कितने साल पुराना है। लेकिन जो अभी का मुद्दा है, इस पर जो नाम उठाया गया है कार्बन डेटिंग से काम नहीं होगा। किससे काम होगा? तो यूरेनियम डेटिंग से काम होगा। क्योंकि यूरेनियम क्या है? यूरेनियम जो है जैसे U-235 होता है या U-238 होता है, तो यूरेनियम भी क्या है? एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। इससे क्या निकलता होगा? अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस निकलते होंगे। और बताया जाता है कि जितने भी रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, मैंने शुरू में भी बताया कि जितने भी रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जब इनसे अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन से एमिट हो जाता है तो धीरे धीरे ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये लेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और लेड को हम शो करते हैं पीबी से। तो जितना भी इस संसार में लेड मिल रहा है, वो लेड एक समय पे कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ था जिससे अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस निकल रहे होंगे। इसलिए लेड के संपर्क में भी हम आएंगे तो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। तो क्या किया जाता है? किसी भी चट्टान से, किसी भी रॉक से अगर एज निकालनी है तो उसके अंदर यूरेनियम के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में बात कर ली जाती है। अब कार्बन डेटिंग के साथ दिक्कत क्या होती है? कार्बन डेटिंग बहुत ज्यादा कारगर कितने साल तक है? 50,000 साल तक। उसमें भी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं आ पाती। तो स्टोन के लिए हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव टेक्निक है जिसको यूरेनियम डेटिंग भी कहा जाता है, और अगर हम बहुत साइंटिफिकली बात करें तो यूरेनियम लेड डेटिंग कहा जाता है। इसको साथ में यूरेनियम लेड डेटिंग कहा जाता है, क्योंकि यही यूरेनियम किस में बदल रहा है? यहां पे पीबी में दिख रहा होगा आपको। तो पेरेंट यूरेनियम चेंजेस इनटू डॉटर लेड। ये डॉटर लेड का मतलब कि यही जो है आगे चलकर लेड में कन्वर्ट होता है। कब? जब इससे अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस निकलता है। तो रेडियो सक्रियता यहां पर भी अप्लाई हो रही है। अब इसके जरिए हम आसानी से एज निकाल सकते हैं। तो कार्बन डेटिंग तो नहीं अप्लाई हो सकता। कौन सी टेक्निक अप्लाई होगी? यूरेनियम डेटिंग। तो प्रारंभ में चट्टान में केवल यूरेनियम होता है, लेकिन समय के साथ रेडियोधर्मी यूरेनियम क्षय हो जाता है। यूरेनियम धीरे धीरे डिके हो जाता है और वो क्या बन जाता है? लेड बन जाता है। ये एक बहुचरण क्षय श्रृंखला है, मतलब ये एक लॉन्ग स्टेज, इसको कहा जाएगा लॉन्ग स्टेज
डिके सीरीज होती है। मतलब ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि एक दिन में ये बदल गया होगा, कई लाखों साल तक। और इससे आप क्या कर सकते हैं, तो यूरेनियम 238 में अब तक का सबसे लंबा आधा जीवन 4.4 बिलियन वर्ष है। और वहीं पर अगर हम बात करें तो 5730 साल हाफ टाइम है किसका, कार्बन डेटिंग का। तो कार्बन डेटिंग तो किस पे होगी, किसी का नर कंकाल, किसी का स्केलेटन है, किसी का जीव है, कोई डायनासोर पता कर रहे हैं हम, या कोई दूसरे जीव की बात कर रहे हैं, या कोई प्लांट्स की स्पीशीज की बात कर रहे हैं, तो वहां कार्बन डेटिंग होगी। लेकिन रॉक्स में आपके लिए जो टेक्निक आएगी वो कौन सी आएगी, तो ये क्षय श्रृंखला शीशा 206 शीशा का मतलब लेडी हो जाता है के साथ समाप्त हो जाती है, जो स्थिर है। जितना अधिक शीशा उतनी ही पुरानी चट्टान, जिसमें जितना ज्यादा शीशा मिलेगा उतनी पुरानी चट्टान होगी, और उसके हिसाब से एज निकाली जा सकती है। तो अभी जो ये कोर्ट में चीजें उठाई गई हैं, और इस पर जो है आपको आगे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, तो वहां पर आप क्लैरिटी से ये बता सकते हैं, अगर आपको एग्जामिन करने आता है कि ये टेक्निक क्या इसके लिए रेलेवेंट है, तो इट इज नॉट रेलेवेंट, क्योंकि आप वहां पर सीधा सीधा बता सकते हैं इन दोनों में क्या अंतर है। तो आप ये चीज आप किसी को समझा भी सकते हैं और बता भी सकते हैं कि ये जो कोर्ट इस्तेमाल कर रहा है शब्द को, ये पूरी तरह से यहां पर लागू नहीं हो सकता। अगर सिर्फ कार्बन डेटिंग पे गए तो हमें कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसकी सही टेक्निक यूरेनियम डेटिंग होती है। तो यहां पर हम कार्बन डेटिंग का जो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आप यही बता सकते हैं कि ये प्लांट्स पर अप्लाई हो सकती है, पादपों पर अप्लाई हो सकती है, और एनिमल्स पे अप्लाई हो सकती है। मतलब किसी भी पशु पर, जंतु पर, और उन जंतुओं में ह्यूमंस भी आ जाते हैं। लेकिन यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल हम कहां करेंगे, तो यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल हम करेंगे रॉक्स के ऊपर, चट्टानों के ऊपर। तो इसका जो रिजल्ट है इससे ही आ पाएगा। इस पे मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, इसका आंसर आप देंगे कि द कार्बन 14 डेटिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट। कार्बन डेटिंग पद्धति इस तथ्य पे आधारित है, कार्बन 14 और कार्बन 12 का अनुपात स्थिर है, कार्बन 14 सभी वस्तुओं में समान है, कार्बन 14 अत्यधिक अघुलनशील है, या ऊपर के सभी। रेशियो ऑफ कार्बन 14 एंड कार्बन 12 इज कांस्टेंट, कार्बन 14 इज सेम इन ऑल ऑब्जेक्ट्स, कार्बन 14 इज हाईली इंसोल्युबल, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर देंगे, और ये चीज आपको समझने आई है या नहीं आई है इसको भी जरूर बताइए। अगर ये आपको हमारी सीरीज अच्छी लगती है मुद्दे की बात, तो इसको जरूर आप कमेंट में पिन करेंगे। इसके अलावा कोई डाउट्स है, इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड करेंगे, और भी कोई चीज होगी तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।